हम गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले और उनके ऊपर ये माफिया राज चलाने वालों के खिलाफ हम उनसे लड़ रहे हैं। हमने जब इस आंदोलन की बात की, कल रात में हमें जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में मुझे और मोहित भाई को अरेस्ट कर लिया गया। आज 11 साल हो गए। बेंडर एक्ट 2014 जब बना था, आज 11 साल के अंदर भी हमें अपना अधिकार नहीं मिला। और जो 2018 में टीवीसी गठित हुई थी, उसको सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। एमसीडी द्वारा भी उनका शोषण किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस द्वारा भी उनका शोषण किया जा रहा है। 800 करोड़ रुपए की वसूली है एमसीडी की और पुलिस की मिलाकर के पूरे दिल्ली के वेंडर्स की। एमसीडी और पुलिस के अधिकारियों को नीचे से, टेबल के नीचे से पैसा दिया जाता। 14 साल में राम जी का वनवास खत्म हो गया था, मगर हमारे वेंडर का वनवास कब खत्म होगा ये हमें आज भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं कि देश के खजाने में जो पैसा जमा होता है 60% पैसा हमारे बाजारों से निकल के जाता है, हमारे बाजार का ट्रांजैक्शन से जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जो हिस्सा हम खजाने में जमा करते हैं, साथ ही साथ हम अपना फीस देने को तैयार हैं। साथियों नमस्कार, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और ये जो तमाम लोग आपको नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रेडी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, सड़कों पर सामान बेचकर जीवन यापन करते हैं। दूसरी तरफ इनको कुछ अधिकार भी मिले। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो इनके हकों की रक्षा करते हैं कि जिस तरीके से एमसीडी का रोजाना हम कार्रवाई देखते हैं कि इनका सामान उठाकर ले जाना, इनकी दुकानें उजाड़ देना, और रोजाना ये इस चीज से जूझते हैं कि कब आए, कौन आए, इनका सामान उठाकर ले जाए और जो है इनकी पूरी जमा पूंजी इसमें बर्बाद हो जाती है। तमाम लोग इंडियन हॉकर एसोसिएशन से हैं, जो कि रेडी पटरी वालों का संगठन है। इन्हीं से बात करके समझने की कोशिश करेंगे भैया इनको असल में परेशानियां क्या क्या हैं और ये किस वजह से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब से शुरू कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। हाँ। मैं सिटी एसपी जोन से इलेक्टेड टीवीसी मेंबर हूँ। हाँ। और रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपको क्या क्या परेशानियां हैं? आप जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परेशानी है जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? दरअसल रेहड़ी पटरी वालों का कानून बने हुए आज 11 साल हो गए। बेंडर एक्ट 2014 जब बना था, आज 11 साल के अंदर भी हमें अपना अधिकार नहीं मिला। और जो 2018 में टीवीसी गठित हुई थी, उसको सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। एमसीडी द्वारा भी उनका शोषण किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस द्वारा भी उनका शोषण किया जा रहा है। हम अपने अधिकार के लिए यहाँ आए हैं कि टीवीसी मेंबरों को पूर्ण अधिकार दो, ताकि हम अपने रेहड़ी पटरी वालों को सुरक्षित कर। हम जैसे रोजाना देखते हैं कि कोई अगर सड़क किनारे अपने कपड़े बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, या फिर कोई मोमोज की दुकान है, किसी चीज की भी दुकान है, एमसीडी का बड़ा ट्रक आता है, सारा सामान उसमें डालकर वहां से ले जाते हैं। आप मतलब लगभग आपकी कमाई बर्बाद हो जाती है। क्या उसका कोई हर्जाना आपको मिलता है? क्या उसका कोई कंपनसेशन मिलता है आपको कि जो सामान खराब हुआ आपका? दरअसल बेंडर एक्ट 2014 के तहत जो कानून है, उसके हिसाब से एमसीडी और दिल्ली पुलिस इन रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर एक तरह से आतंकी हमला करते हैं, जबरदस्ती उनके साथ लूटपाट करते हैं। जबकि कानून के अंदर ऐसा आया है कि जब तक इन वेंडरों का पूर्ण रूप से सर्वे ना हो जाए, तब तक किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को छेड़ा ना जाए। लेकिन ये लोग उसके उलट करते हैं, इनक्रोचमेंट के नाम पर वेंडरों का शोषण करते हैं। जबकि इनक्रोचमेंट से रेहड़ी पटरी आपका कोई परमानेंट सेटलमेंट तो होता नहीं है ना वहाँ पे? आपका परमानेंट सेटअप थोड़ी है। देखिए, इनक्रोचमेंट होता है परमानेंट सेटअप, जबकि हम परमानेंट सेटअप नहीं है। हम लोग सुबह अपना काम करते हैं और रात में चले जाते हैं, तो हम तो इनक्रोचर है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमें इनक्रोचमेंट के नाम पर परेशान किया जाता है और रेहड़ी पटरी वालों को जलील किया जाता है, उनका माल नुकसान किया जाता है। अभी आपने देखा होगा पुल मिठाई पर हमने इसका विरोध किया। अभी नई दिल्ली के अंदर एक LI है हेल्थ विभाग का, कुलदीप, उसके खिलाफ भी हम लिख के दे रहे हैं। जबकि वो आए दिन कहता है पैसे बढ़ाओ, रिश्वत के नाम पर 1000 रुपये पहले महीने लेता था, फिर 2000 महीना लेने लगा, अब वो 3000 रुपये महीने की मांग कर रहा है।
हमारे पास सारे अधिकारी इस तरीके से पैसे लेते हैं, हर जगह पे पैसे लेते हैं सभी। हमारे पास वेंडरों ने लिखत में दिया हुआ है और हमने आज अपने सिविक सेंटर के अंदर मैं अभी 1 घंटे पहले अपने जो हमारे कमिश्नर हैं एमसीडी के उनको भी लेटर रिसीव करा के आया हूँ राजा इकबाल सिंह जी। और सुबह मैंने सिटी एसपी जोन के जो हमारे ये डीसी हैं डिप्टी कमिश्नर उनको भी रिसीव करा के आया हूँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहित वलेचा है और मैं भारतीय पथ विक्रेता महासंघ से हूँ, राष्ट्रीय सह कन्वेनर हूँ मैं। और ये सब हमारे संगठन के लोग हैं, हमारा संगठन पूरे राष्ट्र में काम कर रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा है, जो मजदूर विरोधी जितने श्रम कोड है उसके मजदूरों के सपोर्ट में, आप यहाँ देखेंगे प्ले कार्ड भी आपको दिख रहे हैं कि मजदूर, किसान, रेडी पटरी वाला सबको एक होना पड़ेगा अपनी लड़ाई में, नहीं तो सबको उजाड़ा जाएगा। नहीं, इजी टारगेट तो रेडी पटरी वाले होते हैं ना, क्योंकि सामान्य सा व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा लगा के अपना काम कर रहा है। ठीक है, हम रोजाना देखते ही हैं बड़ी बड़ी मार्केट्स में एमसीडी गाड़ियां आती हैं, सामान उठा के ले जाती हैं। तो क्या जो 2014 कानून है कोई प्रोटेक्शन देता है इस सब से? कानून का नाम ही है प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। पहले प्रोटेक्शन देना है, उसके बाद रेगुलेशन करना है। लेकिन यहाँ क्या है, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ रेगुलेशन करने में विश्वास रखती है। आज 11 से 12 साल हो गए कानून बने हुए। 2018 में टाउन वेंडिंग कमेटी बनी, 2020 में सबका सर्वे हो गया। दिल्ली में 75,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे हो गया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। आज 5 साल से ज्यादा हो गए उनको सर्टिफिकेट मिले हुए, आज तक उनका वेंडिंग जोन बना के नहीं दिया है। कानून में टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा एक वेंडिंग जोन बनाने की व्यवस्था है, जिसमें उन सबको अगर कहीं पे रास्ते में बाधा आ रही है या कोई ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ वेंडर नहीं बैठ सकते, और सच में कई जगह बहुत दिक्कत होती भी है, तो उनको कई जगह फास्ट ट्रैफिक में भी लोग सामान बेचते हैं अपना, वो चीज भी है। हाँ, तो उनको शिफ्ट किया जाना है नियरली जहाँ पे वेंडिंग जोन बनाएगा वहाँ। तो आज 16 साल, मतलब ये समझ लो कानून से बनने से पहले की भी लड़ाई, और आज 12 साल कानून बने हुए भी हो गए। कानून बनने के बाद आज 12 साल बाद में एक वेंडिंग जोन दिल्ली के अंदर नहीं बनाया गया है, और इल्जाम लगाया जाता है रेडी पटरी वालों के ऊपर कि यह अव्यवस्था फैला रहे हैं। जो अव्यवस्था फैल रही है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है प्रशासन और नगर निगम, क्योंकि ये कानून को लागू करना ही नहीं चाह रहे। सिर्फ अतिक्रमण के नाम पे रेडी पटरी वालों को हटाया जाता है। सर ये चीज तो बड़ा अजीब है कि जिसका कोई परमानेंट सेटअप है ही नहीं, जिसकी ज्यादा तो रेडी है या कोई छोटा स्टॉल है या कुछ है, या फिर वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, वो एनक्रोचर कैसे हो सकता है? नंबर 1, अव्यवस्था उन गाड़ियों से नहीं फैलती जिनका पैसा लेकर दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट उन्हें इलीगली पार्क करवाता है, उनसे अव्यवस्था नहीं फैलती। जो सामान्य लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उनसे अव्यवस्था फैलती है। इस तरीके के आर्गुमेंट्स। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संदीप वर्मा है। आर्गुमेंट ये है तमाम लोगों का कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो मार्केट में जगह घेर लेते हैं, कहीं भी अपनी दुकान लगा के बैठ जाएंगे, या फिर अगर उनको हटाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है, इस तरह का आर्गुमेंट दिया जाता है। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो है कि हम कहीं भी जगह नहीं घेरते। हमारा स्ट्रीट वेंडर बहुत प्लान्ड है, अच्छे जो पूंजीपति व्यापारी हैं उनसे ज़्यादा हम प्लान्ड हैं। हमें पता होता है कि कहाँ बैठना और कहाँ नहीं बैठना है। दूसरी बात कि अगर ये समस्या है, 1 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं, तो 2014 में हमारा कानून बना, आज 2026 में हम बात कर रहे हैं। 12 साल से प्रशासन कहाँ सो रहा है? कौन सा कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था? 12 साल से ये देश की सरकारें, राज्य की सरकारें और प्रशासन कहाँ सो रहा है, जिन्होंने इनके लिए कोई निश्चित वेंडिंग जोन नहीं बनाया, जो कानूनी प्रावधान है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि वेंडर्स को नहीं होना चाहिए तो आप उनको वेंडिंग जोन में रिलोकेट कीजिए। मगर ये वेंडिंग जोन क्यों नहीं बनाया जा रहा? हमने ओल्ड दिल्ली में 150 जगह आइडेंटिफाई करके दी जहाँ के कहते हैं कि जगह नहीं है। 150 जगह कूड़ा जगह है जो डस्टबिन के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहां पर वेंडर्स को बसाने बोला। आज उस प्लान को सबमिट किए हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली में 150 ऐसी जगहें हैं जहां पर ये तमाम लोग अपना दुकान चला सकते हैं, शॉप चला सकते हैं। एक जोन बता रहा हूँ, 150 तो सिर्फ एक जोन में है। पूरी दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं जो वेंडर को आइडेंटिफाई करके दी जा सकती थी, मगर इनकी नीयत नहीं है, क्योंकि अगर ये जगह उसको निश्चित करके देते हैं तो इनकी जो वसूली है, हर दिन की वसूली एमसीडी की और पुलिस की, वो बंद हो जाएगी। ये चाहते ही नहीं है
कि वेंडर कभी भी सही तरीके से। कितना ऑन एन एवरेज कितना पैसा लेते होंगे एक वेंडर से महीने का? अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमने कुछ दिन पहले एक रिसर्च कंडक्ट किया था और आपको जान के झटका लगेगा कि 800 करोड़ रुपए की वसूली है एमसीडी की और पुलिस की मिलाकर के पूरे दिल्ली के वेंडर्स की। ये भी एक अनुमानित आंकड़ा है, इससे कहीं ज्यादा है। हमने 4-5 जोन में सिर्फ कुछ लोगों के साथ ये स्टडी कंडक्ट किया था। अगर पूरे दिल्ली के लोगों का रिकॉर्ड निकाला जाए। अच्छा एक और बात, एमसीडी रोनर होती है, फंड नहीं है। हमने ऑफिशियल अभी इनको लेटर सबमिट किया है कि अगर हमें कानूनी तौर पे वैध करते हो और हमसे हमारा फीस लेते हो जो कानून में प्रावधान है, तो हर महीने एमसीडी को सिर्फ वेंडर 75 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दे सकता है, 75 करोड़ रुपए। लेकिन उसके बावजूद इनको ये पैसा नहीं लेना है। सीधा सा कारण है कि ये सारा पैसा रिश्वत बंद हो जाएगी। बिल्कुल अंडर द टेबल इनके जेब में चाहिए, वो सरकारी खजाने में नहीं चाहिए। मैं छोटा सर्वे यहीं पे कर लेते हैं। आप लोगों में किस किस की दुकान है दिल्ली में? आप सभी की दुकानें। कितना पैसा देते हैं आप तमाम एमसीडी के अधिकारियों को या फिर पुलिस वालों को? कितना पैसा देते हैं? एमसीडी और पुलिस के अधिकारियों को नीचे से, टेबल के नीचे से पैसा दिया जाता है। कितने कितने दिए आपने अभी तक? 3000 रुपए महीना। 3000 रुपए महीना दिया। आपने कितना दिया? कभी 100 कभी 50। रोजाना के? चलिए 100-50 भी रोजाना के लगाएंगे तब भी 3000 रुपए लगता है। आपकी खुद किसकी शॉप है और किस किस की शॉप थी जी? आपने कितना पैसा दिया है? 100 रुपये रोज। रोज 100 रुपए देते हैं। 3000 रुपए महीना यहाँ से जाता है। आप कौन कौन है? आपकी शॉप है। आप कितना पैसा देते हैं? 2000 रुपए पुलिस वाले लेते हैं, 500 रुपए एमसीडी वाले लेते हैं। 2000 रुपए पुलिस वाले, 500 रुपए एमसीडी वाले। ये भी देखिए, ये 2500 रुपए ये हो गए। अभी मुझे सूचना मिली है, टीबीसी मेंबर होने के नाते मेरे पास लोगों ने सूचना दी है कि सीताराम पुलिस वाला है मजनू के टीले में, उनने 2000 रुपए महीने रेडी वालों से बांध रखा है। नई दिल्ली के अंदर एवरेज बता रहे हैं। एक मिनट लाजपत नगर के वेंडर, कमला नगर, एक मिनट साहब, जो बड़ी मार्केट्स के लाजपत नगर, कमला नगर, सीपी जैसे इलाकों से रोज के 3-3 हजार रुपए की वसूली होती है, रोज के सरोजनी नगर जैसे मार्केट से। अगर ये सारी चीजों को व्यवस्थित किया जाए तो हम ये गारंटी कर सकते हैं कि ये जो अधिकारियों ने ये जो भ्रम बना रखा है कि हम सड़कों को जाम करते हैं, हमारी वजह से गंदगी फैलती है, हमारा कानून लागू किया जाएगा तो इससे अच्छी व्यवस्था, हमसे अच्छी व्यवस्था कोई और करके नहीं दे सकता। ये बात तो है ना, जैसे सर हमने कई मार्केट्स में देखा कि मतलब सड़क है 50 फीट की, उसमें हर तरफ 6-6 फीट दुकानें लगी होती हैं स्ट्रीट वेंडर्स की। क्या आप इसे एक समस्या समझते हैं? ये समस्या का समाधान हमारे पास है। ये समस्या का समाधान कानून में है। कानून में सारी बातों पर डिटेल्ड में चीजें लिखी गई है क्या करना है। समस्या प्रशासन है जो भी ये चाहता ही नहीं कि अंडर द टेबल का करोड़ों रुपए की कमाई बंद हो जाए। हम इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। हमने मतलब आप लोग सब राजी हैं कि अगर आपको जगह दी जाए तो आप पैसा देने को राजी है लीगल तरीके से? कानूनी प्रावधान फीस देने को राजी? कानूनी प्रावधान है, राजी होने की बात ही नहीं है। कानून के ऊपर तो कोई नहीं जा सकता। हम तो कानून से बाउंड है। हम तो उनको लिखित तौर पे दे रहे हैं कि हमें प्रॉपर वेंडिंग जोन में रिहेबिलिट किया जाए, हमसे वेंडिंग फीस ली जाए और उसके बाद ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये करने को ये तैयार ही नहीं है और ये सालों की कहानी है। 14 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 साल में राम जी का वनवास खत्म हो गया था, मगर हमारे वेंडर का वनवास कब खत्म होगा ये हमें आज भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें सिर्फ गालियां मिलती है। अच्छा एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा वेंडर सिर्फ अपनी रोजी रोटी नहीं बचाता, हमारा वेंडर देश के लाखों लोगों का रोजी रोटी चलाता है, बचाता है। वेंडर किसानों का सामान बेचता है, फल सब्जी भाजी सब। वेंडर जितने भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनके वर्कर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बेचता यही वेंडर का मार्केट है, मॉल में नहीं बिकता। उनके सारे मजदूरों को रोजगार यही वेंडर का बाजार देता है। ये सरकारी आंकड़े हैं कि देश के खजाने में जो पैसा जमा होता है 60% पैसा हमारे बाजारों से निकल के जाता है, हमारे बाजार का ट्रांजैक्शन से जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़े हैं। 92% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे सेक्टर में है। ट्रांसपोर्ट वर्कर, ट्रांसपोर्ट के जितने भी हमारे वो सारा का सारा इस बाजार पे निर्भर करता है। हम सबसे बड़ी ताकत है। देश के जितने भी बड़े पूंजीपति घराने हैं उससे ज्यादा का टर्नओवर, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर रोज का स्ट्रीट वेंडर के बाजार का है। तो हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जो हिस्सा हम खजाने में जमा करते हैं, साथ ही साथ हम अपना फीस देने को तैयार हैं, मगर इन्हें लेना नहीं है क्योंकि इनसे हमसे वसूली करनी है, इन्हें अपने जेबें भरनी है, करोड़ों रुपए की उगाही करनी है। आपको जान के झटका लगेगा कि फुटपाथ
सब जो पब्लिक स्पेस है, सरकार की जगह है, उसको पुलिस वाले एमसीडी वाले मिलके 4-4 लाख रुपए में बेचते हैं। हर 6 महीने 8 महीने के बाद किसी दूसरे वेंडर को वो बेच दिया जाता है, वहां से किराए की पूरा नेक्सस माफिया अपना डिया लगाने के लिए वो अलग अलग लोगों को देते रहते पुलिस हैं। एमसीडी और यहाँ के माफिया ने मिलके लगातार ये पूरा नेक्सस बना रखा है, करोड़ों रुपए का धंधा बना रखा है, जिसके खिलाफ हमारी लगातार लड़ाई है। हम सिर्फ जो कानूनन सही है, जो वैध वेंडर्स हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कानून के दायरे में काम करेंगे। हम गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले और उनके ऊपर ये माफिया राज चलाने वालों के खिलाफ हम उनसे लड़ रहे हैं। हम रोज जेल जा रहे हैं। आज हम ये प्रदर्शन की बात कर रहे थे, हमने जब इस आंदोलन की बात की, कल रात में हमें जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में मुझे और मोहित भाई को अरेस्ट कर लिया गया, सिर्फ कि हम ये प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। हम अपने कानून को लागू करने की बात कर रहे थे। वो ये नहीं चाहते कि हम ये काम भी कर सके। हमें अरेस्ट कर लिया रात के 12 बजे, जब बहुत दबाव पड़ा, हमारे हजारों वेंडर्स ने घेर लिया, तब जाकर के इन्होंने हमें छोड़ा है। हम अभी कुछ दिन पहले मनाली में अरेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में हमारे मोहित भाई, चलिए यार, लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो उस जेल जाना तो आना जाना लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है जब तक जेल में दाना पानी रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। इस तरीके की बातें बहुत क्रांतिकारी देते भी है। लेकिन एक सामान्य सा गणित आपको समझा देता हूँ। अगर ये स्ट्रीट वेंडर्स इतने हजारों करोड़ों रुपए साल का सभी मिलकर घूस में दे सकते हैं, तो फीस के रूप में भी दे ही सकते हैं। सरकार को पैसा कमाना नहीं है, फिर कहेंगे कि भैया पैसा नहीं है, कहाँ से सुविधाएं दें, कहाँ से अस्पताल बनवाएं, कहाँ से स्कूल बनवाएं। डर ये है कि इनका बच्चा पढ़ जाएगा तो फिर इनके हर मोदी घर घर मोदी थोड़ी गाए। और इस तरीके की जो सामान्य लोग हैं, ये बैकबोन है इंडियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी के। ये चाहते तो अपना बिजनेस स्केल कर सकते थे अगर 3,000 रुपये महीना ना देना पड़ता। 3,000 रुपये महीना बहुत छोटी रकम आपको लग रही होगी, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम। इनके मुनाफे का कम से कम 50% ये 3,000 रुपये। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।